Hello dear friends, welcome back to our channel Classes for You. I am your friend Smriti, and today here in this session we are going to discuss our further questions from this paper, and we have this PDF where we are discussing about the रीट पेपर 2016 जो रीट का पेपर जो आपका जो ये 2016 में जो पेपर हुआ है उसके बारे में उसके 15 क्वेश्चन हम जो है इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो आगे 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल साइकोलॉजी के, तो हम साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चन जो आगे के हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। तो देखिए, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो अगर ना देखी हो तो आप उसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 16 जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया जो होती है ना, ये एक तरह का विकार होता है, एक तरह की प्रॉब्लम होती है उस बच्चे के साथ। जैसे डिसलेक्सिया पढ़ाई से रिलेटेड यानी पढ़ने से रिलेटेड होता है, पढ़ना या फिर लिखना जो होता है उससे रिलेटेड ये एक विकार होता है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनमें से बताना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो बताना है। जो नेगेटिव होगा वही इसका सही आंसर होगा। प्रॉब्लम विद रीडिंग, एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आप एक्यूरेसी के साथ पढ़ पाते हो जब आपको डिसलेक्सिया होता है, या फिर प्रॉब्लम आती है, राइट, ठीक है, प्रॉब्लम बताई गई है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस, सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस। देखिए, ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, डिसलेक्सिया का बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो था स्लो रेट ऑफ लर्निंग, अगर राइटिंग की स्लो रेट है, अगर राइटिंग हम स्लो लिखता है बच्चा, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आपका डिसलेक्सिया के, कि लिखने में या पढ़ने में समस्या आती है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव है, ये भी जो है फर्स्ट वाला जो है पॉजिटिव है, एक्यूरेसी, स्पीड, और इसके साथ प्रॉब्लम होती है इसको रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में, और इसके साथ साथ जो है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग एंड रिमेंबरिंग प्रिंटेड वर्ड्स। तो रिमेंबर करने में प्रिंटेड वर्ड्स को या उसको लर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ये भी एक क्या होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डिसलेक्सिया की। लेकिन जो ये है सर्टेनिटी टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस, ये जो है इसकी नहीं होती, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। So the next question is powerful motivation is a effective factor of learning। तो जो पावरफुल मोटिवेशन जो होती है, किसी को पावरफुली मोटिवेट करता है, तो इज़ अफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। तो किस तरह की लर्निंग में अफेक्टिव रहता है ये फैक्टर, इज़ अफेक्टिव लर्निंग ऑफ फैक्टर ऑफ लर्निंग। तो कहाँ पर होगा ये हमारा, देखिए, चाइल्ड बिकम्स हेल्थी, इससे चाइल्ड हेल्थी होता है अगर आप मोटिवेट करते हो उसको। डज मेडिटेशन करने लग जाता है, लर्न्स रैपिडली, जल्दी सीखता है, या फिर फील्स हैप्पी, या फिर खुशी फील करता है। तो देखिए, लर्न रैपिडली, अगर आप उसको मोटिवेट करते हो किसी बच्चे को तो वो जल्दी से सीखने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So the next question is 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्राफ्ट एजुकेशन बी गिवन टू। जो क्राफ्ट एजुकेशन होती है वो देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, किस तरह के बच्चे को देनी चाहिए। देखिए, रिटार्डेड चाइल्ड को, बैकवर्ड चाइल्ड को, कॉमन चाइल्ड को, या फिर गिफ्टेड चाइल्ड को। देखिए, गिफ्टेड चाइल्ड तो उसको खुद से ही कर लेगा, ठीक है। बैकवर्ड चाइल्ड को यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बैकवर्ड तो कहाँ ही नहीं जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। कॉमन चाइल्ड को दोगे आप क्राफ्ट एजुकेशन, वो भी खुद से कर पाएगा, ठीक है। उसको तो कंस्ट्रक्टिव बनाना है आपको, ठीक है, क्राफ्ट एजुकेशन नहीं देनी। यानी कि जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनको आप इसको दोगे क्राफ्ट एजुकेशन, उसको दोगे जो रिटार्डेड बच्चे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, रिटार्डेड हैं, ठीक है, जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, या जो रिटार्डेड रह गए हैं। So the next question is, how will you eradicate stealing हैबिट ऑफ द स्टूडेंट। तो जो अगर बच्चे में चोरी की जो आदत होगी तो उसको आप कैसे इरेडिकेट करोगे, उसको कैसे हटाओगे, क्या वो लोगे आप। गिविंग रिवार्ड्स, उसको रिवार्ड दोगे, बिल्कुल नहीं, रिवार्ड तो देने ही नहीं है उसको। सॉल्टिंग, उसको डांटोगे नहीं, डांटने से भी बात नहीं बनेगी।
पनिशमेंट से भी नहीं बनेगी, तो थ्रू एग्जाम्पल, अगर आप उसको एग्जाम्पल देते हो कि अगर बुरा करोगे तो बुरे का नतीजा बुरा ही मिलेगा, इस तरह के अगर आप उसको एग्जाम्पल देते हो तो क्या होगा, उसकी जो स्टीलिंग की जो हैबिट है, चोरी की जो हैबिट है, वो दूर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, रिसर्च कंसर्न्ड with social problem carried on by the school personnel to improve school practice is। तो इसमें क्या होगा, इसका जो आंसर रहेगा आपका, इसके लिए फंडामेंटल रिसर्च होगी या एक्शन रिसर्च होगी, इसके साथ साथ आप बता सकते हो सोशल रिसर्च होगी या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए आप कौन सी रिसर्च करोगे, अगर आपको रिसर्च करनी है वो रिसर्च कौन सी होती है, रिसर्च कंसर्न विद द सोशल प्रॉब्लम, जो हमारे सामाजिक जो समस्या है उनके साथ जो कंसर्न करती हैं, उनसे जो जुड़ी हुई जो वो होती हैं हमारी प्रॉब्लम्स होती है, वो कौन सी हैं, ये रिसर्च बतानी है आपको। कैरिड ऑन बाय द स्कूल पर्सनल टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, स्कूल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए जो की जाती है ये हमारी एक्शन रिसर्च होती हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च से ही जो है स्कूल प्रैक्टिस को, जब बच्चा एक्टिवली रिसर्च करेगा उससे ही जो स्कूल की प्रैक्टिसेस होंगी। तो जो ऑप्शन बी है जो उसका राइट आंसर रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अचीवमेंट टेस्ट कैन बी गिवन इन। तो अचीवमेंट टेस्ट आप कैसे दे सकते हो, देखिए 2 वेज, 2 तरह से दे सकते हो, 4 वेज 4 तरह से, 6 तरह से, या 3 वेज। तो ऐसे अचीवमेंट के जो आपके 2 वेज होते हैं हमेशा। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वॉज अप्लाइड इन कंट्री। तो कब ये अप्लाई किया गया था, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा 1 अप्रैल 2010 को अप्लाई किया गया था। सो द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23rd जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इन NCF 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज़। तो NCF 2005 में दो ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे, इंक्लूडिंग आर्ट को इंक्लूड करने के जो ऑब्जेक्टिव थे एजुकेशन में, आर्ट एजुकेशन इन स्कूल के अंदर। ठीक है, आर्ट एजुकेशन का इंक्लूजन जब हुआ था, यानी कि आर्ट को जो सम्मिलित किया गया था, डाला गया था NCF 2005 के थ्रू, तो क्या था उसका ऑब्जेक्टिव बताना है आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज़, तो क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उसका उद्देश्य था, वो आपको बताना है। तो देखिए, टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज को अप्रिशिएट करना, टू डेवलप स्टूडेंट पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। तो इसके साथ साथ जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी और उसकी मेंटल हेल्थ को डेवलप करना ये उद्देश्य था, या ओनली ए इज़ करेक्ट, या फिर ए एंड बी बोथ। तो देखिए बोथ जो है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही रहेंगे। अप्रिशिएट करता है कल्चरल हेरिटेज को भी और डेवलप करता है पर्सनालिटी को भी और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी। जो हमारा आर्ट एजुकेशन होती है स्कूल में, ये दोनों चीज़ों को करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 24th जो क्वेश्चन है, व्हेन ए टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली दैन दैट टेस्ट इज़ नोन एज। तो ऐसा टेस्ट क्या है जो हमारी इंडिविजुअल की एबिलिटी को लगातार कंसिस्टेंटली और एक्यूरेटली बिल्कुल सही से नापता है, मेज़र करता है। तो इस तरह के टेस्ट को आप क्या कहोगे। तो हम ये सभी जानते हैं कि इस तरह का टेस्ट जो हमारा रिलायबिलिटी को दिखाएगा। ठीक है, वैलिडिटी को यहाँ पर नहीं बन रही बात, ऑब्जेक्टिविटी की नहीं, वन ऑफ दिस नहीं। तो यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है ये ही इसका सही आंसर होगा। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th, इन ब्लैंक द रोल ऑफ मेजरमेंट इज़ टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ और अचीवमेंट अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल्स। तो कौन सी चीज़ जो होती है इन ब्लैंक द रोल ऑफ, किस चीज़ के अंदर जो रोल होता है मेज़रमेंट का, इज़ टू प्रोवाइड, वो क्या करने का होता है, एन ओवरव्यू देने का और अचीवमेंट देने का होता है अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल्स। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका ये समेटिव इवैल्यूएशन में रहेगा, क्योंकि समेटिव इवैल्यूएशन में ही जो है, समेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, जो रोल ऑफ मेजरमेंट इज़ टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू यहाँ पर हमें मिलता है, और अचीवमेंट अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्किल्स, और बहुत सारे स्किल्स के उसमें अचीवमेंट को वो मेज़र करता है। तो जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम चल रहे हैं, ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस्ड टू। तो जो ओरिजिन है ह्यूमन लाइफ का, उसको किस जगह से मानते हो आप, ट्रेस किया गया है, निकाला गया है, तो आप क्या कहोगे? इसका आंसर हमें सबको पता है कि ये हमारा एक बायोलॉजी का भी पार्ट है, ए सिंगल सेल। तो सारे जो हमारे ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन है वो एक सिंगल सेल से माना जाता है। So the next question is question number 27th. Characteristics is not of infancy. तो इन्फेंसी जो पीरियड होता है डेवलपमेंट में, वो हमारा क्या होता है कि कौन सा इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपने नहीं नोट बताना है। रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल होती है। डिपेंडेंसी ऑन अदर, दूसरों पर डिपेंड रहता है, बिल्कुल सही बात है। फुल ऑफ मोरालिटी, देखो मोरालिटी बचपन में बिल्कुल इस स्टेज पर, इन्फेंसी जब बिल्कुल बच्चा शिशु है उस अवस्था में नहीं आती, तो ये नेगेटिव है। रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी में भी रैपिडिटी होती है, जल्दी से होता है, तो ये भी सही है। जो नेगेटिव है, नोट पूछा गया है, तो नेगेटिव ही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28। बाय मोटर डेवलपमेंट वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो मोटर डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि जो डेवलपमेंट होती है हमारे आर्म को यूज़ करने से, और जो लेग्स यानी कि हाथों और पैरों का यूज़ करना ही हमारा मोटर डेवलपमेंट है। तो ये क्या है, देखिए 28 का, ये है माइंड एंड स्पिरिट। माइंड और स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं। लर्निंग एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन से नहीं जुड़ा हुआ। ट्रेनिंग एंड लर्निंग से नहीं जुड़ा हुआ। स्ट्रेंथ एंड स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्पीड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मजबूती से और तीव्रता से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि आर्म से और लेग से इन्हीं चीज़ों का जुड़ाव है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो मोटर डेवलपमेंट है, वी मीन द डेवलपमेंट ऑफ द यूज़ ऑफ आर्म एंड लेग्स, और ये किससे जुड़ा है? स्ट्रेंथ एंड स्पीड से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the 20th century has come to be designated as the century of the child। जो 20th सेंचुरी को माना गया है अब सेंचुरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की सेंचुरी, बच्चे की शादी या बच्चे का समय माना गया है। दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय, तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये किसने दी है? मुर्रे ने दी है, एडलर ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, या जेबी वॉटसन ने दी है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30। दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो मैच्योरिटी का जो एक पीरियड कहा गया है, कौन से स्टेज को कहा गया है? तो ये हमारा चाइल्डहुड को ही स्यूडो मैच्योरिटी का की स्टेज कहा जाता है। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। So okay students, this was all for this session, and in our next video we will discuss our next paper। ओके, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जनरली हम यहाँ पर क्या है, मेनली हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पहले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, जो भी टैट्स एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो चाहे वो सी टैट हो, यूपी टैट हो, और यू टैट हो, या यूजी टैट हो, या इसके साथ एच टैट हो, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ जो हमारे पुराने जो रीट के पेपर हैं, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, अभी हम साइकोलॉजी का पोर्शन कर रहे हैं, इसके बाद मैं कंटेंट लूँगी सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे साइंस का या फिर मैथ का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।